Namaskar. Welcome to Civil Services Television Explained series. The panel member that we have today is Sri K. Siddhartha, strategic thinker, advisor to several governments, earth and environmental scientist, and a mentor to 1553 successful civil servants. किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि जो वुहान समिट के बाद में और ममल्लपुरम के बाद में जो भारत चीन के बीच में वार्ता हुई, वह वार्ता का अंत, उसका निष्कर्ष यह निकलेगा कि अभी की जो वर्तमान समस्या है कि डिप्लोमेटिक रो चला है, दोनों के बीच में लगभग लड़ाई ऐसी सिचुएशन चली आई है और इसके ऊपर में युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। खासकर पूर्वी लद्दाख में ऐसा संभव भी हो पाएगा। सबसे आश्चर्य की बात है कि यह ममल्लपुरम के समिट के बाद में उस समय के शिखर वार्ता के 7 महीने के भीतर ही हो गया। उस समय दोनों देशों ने यह इच्छा जताई थी, दोनों देशों ने यह अपने नीति जताई थी कि दोनों को ही शांति चाहिए, दोनों को ही अच्छी खासी मात्रा में सीमा के ऊपर में काम करना है और दोनों ही अच्छी खासी मात्रा में बहुत सारे CBM लेंगे, मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लेंगे। इसके बावजूद भारतीय सैनिक 2 स्थानों पर 2 जगहों से लड़ाई लड़ रहे हैं और 2 जगहों पर चीन की सेना को फेस कर रहे हैं। जो चीन की सेना है PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वह गलवान घाटी और पैंगोंग सो दोनों जगह पर के पेट्रोलिंग पॉइंट के ऊपर में और 3488 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर में लगभग मुख्य की स्थिति में आ गई हैं। मई 2020 में PLA ने, मतलब कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने सबसे पहले LAC के ऊपर में नाकुला को एक्टिवेट कर दिया सिक्किम में। उसके बाद उन्होंने गलवान को किया और उसके बाद में फिर उन्होंने पैंगोंग सो को लिया। अब चीन के लोगों ने कहा है कि लद्दाख की जो स्थिति है वह अस्थायी है और यह नियंत्रण में है, लेकिन ऐसी कोई स्थिति है ही नहीं कि यह बात कही जा सके। इस तरह की जो स्थिति है दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए कहीं से भी बेहतर नहीं है। LAC जो कभी बिल्कुल ही शिथिल हुआ करता था, भारत का उसके ऊपर ध्यान भी नहीं रहा करता था, वह जो बिल्कुल शिथिल भाग था वो एक पर एक अचानक ही बिल्कुल ही सक्रिय हो चुका है और भारत ने अपने सैनिकों को इस दिशा में और इस सीमा के ऊपर में डिप्लॉय भी करना शुरू कर दिया है और उन्होंने अपना इस पर रखना भी शुरू कर दिया है कि वहाँ पर आ जाए, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि इसके बाद में युद्ध की स्थिति चली आए। तो सवाल उठता है कि ऐसा हुआ क्यों, ऐसा क्या कारण था कि ऐसी स्थिति आ गई। चीन के ऐसा करने के पीछे में बहुत सारे कारण रहे हैं। सबसे पहला कि वहाँ की जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, यह पूरी दुनिया को प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे कि वो बहुत स्ट्रांग है और जो कोरोना से संबंधित जो समस्या आई है उसका उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। दूसरा था कि चीन यह बिल्कुल ही डिटरमाइंड है, मतलब कि बिल्कुल ही कृत संकल्प है कि वह पूरी दुनिया में चाइना सेंट्रिक वर्ल्ड, मतलब कि चीन केंद्रित दुनिया की स्थापना करे। और जब ये चीन दुनिया की स्थापना करेगी वह, तो उसमें सबसे बड़ी जो बाधा आएगी पूरे एशिया में वह होगी भारत की तरफ से, क्योंकि भारत के पास में ही ऐसे अरमान है कि भारत भी यद्यपि शांति के तरीके से, लेकिन यह पूरी दुनिया के ऊपर में अच्छी तरह से काम करे। तीसरा कारण रहा है कि चीन ने यह माना कि भारत पूरी तरह से अभी कोरोना की समस्या से जूझ रहा है, इसी समस्या में उसे मरोड़ देना बेहतर है। अब आप समझते होंगे, एक कहावत है अंग्रेजी में कि ओनली व्हेन द बॉडी इज वीक अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया स्टार्ट्स अटैकिंग यू। जब आपका शरीर कमजोर पड़ता है, जब आप कमजोर पड़ते हैं तो आपके ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। चीन भी यही काम कर रहा है। चौथा, चीन यह दिखाना चाहता है कि दुनिया में जितनी भी उसकी आलोचना की गई है कोरोना को लेकर, चीन का उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है और चीन उससे बिल्कुल अनभिज्ञ है। पांचवा, चीन यह भी बताना चाहता है कि अगर उसके विरुद्ध है कोई भी तो उसके क्या परिणाम निकल सकते हैं। यह पूरी दुनिया को एक सिग्नल देना चाहता है, एक संदेश देना चाहता है कि आप चीन के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। छठा, चीन सिर्फ भारत का नहीं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी इस बात को टेस्ट करना चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और भारत इस पूरे मसले को सुलझाने के लिए कहां तक जा सकता है और किस सीमा तक एक दूसरे को सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये सभी लोग जान रहे हैं कि चीन में कुछ आंतरिक समस्याएं चल रही हैं। अच्छा, वह समस्याएं इस बात से संबंधित हैं कि
उस स्थान पर लोग असंतुष्ट दिख रहे हैं, उस स्थान पर लोग अपनी सरकार से खुश भी नहीं दिख रहे हैं। उस पूरे के पूरे स्थान पर ऐसा भी है, चीन के लोगों की आपस में जो यूनिटी हुआ करती थी, जो एकमत हुआ करता था, वह भी उस तरह से नहीं दिख रहा जिस तरह से दिखना चाहिए। आपको यहाँ आश्चर्य नहीं होगा यह जानकर कि अब बहुत से लोगों ने इस बात को बताना शुरू कर दिया है कि 2040 तक के 50 तक के चीन के टुकड़े हो जाएंगे और वो टुकड़े होकर अलग अलग हो जाएगा। तो शायद संभवतः चीन इस पहलू को समझ रहा है और इससे ध्यान आकर्षित करने के लिए भी ऐसा काम कर रहा है। चीन भारत को दक्षिण एशिया में पूरी तरह से सीमित रखना चाहता है। अब सीमित रखने के लिए क्या करेगा? उसके पास में इतनी समस्याएं पैदा कर देगा। अब समस्याएं कैसे पैदा कर सकता है? एक तो सीमा पर समस्या पैदा कर सकता है, दूसरा वह पाकिस्तान के साथ में मिलकर समस्या पैदा कर सकता है, और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खुद जहां 25% जनसंख्या भारत के विरुद्ध ही है, भारत में रहकर भी वो लोग भारत के नहीं रहते हैं, वो सब लोग इसके लिए समस्या पैदा करना शुरू करेंगे। तो चीन का ऐसा समझना है कि इतनी समस्याओं की वजह से भारत पूरी तरह से दक्षिण एशिया में सीमित हो जाएगा। अब अगर दक्षिण एशिया में सीमित हो गया और भारत के सारे हथियार, रसद, सामान, सेनाएं चीन के साथ में इंगेज हो जाती हैं, तो आप सोचिए फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा इसका यह होगा कि भारत अपनी पूरी सेना को पाकिस्तान की तरफ में लेकर नहीं जा सकता है। जब पाकिस्तान की तरफ से लेकर नहीं जा सकता है तो पीओके का इसका सपना है पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। और जब सारी की सारी सेना की टुकड़ी यहाँ पर इंगेज रहेगी इसी स्थान पर चीन के सेना के साथ में, तो पाकिस्तान भी बिल्कुल स्वच्छंद रूप से जो करना होगा भारत के साथ में भारत के साथ कर सकता है। तो यह उद्देश्य है कि भारत को सीमित रख दिया जाए इस स्थान पर, इसे इतना झगड़ा करा दिया जाए, इसकी सीमाओं को इतना अस्थिर कर दिया जाए कि भारत के पास में कोई अवसर ही नहीं मिले कि यहाँ से वो भागकर बाहर जा पाए। अब ऐसे करने की क्रिया बताई हम लोगों ने, लेकिन ऐसा करने से भी चीन को बहुत फायदा है। एक फायदा उसे है कि अगर भारत पूरी तरह से सीमित हो जाता है इस स्थान पर, तो जो मलाक्का जल संधि है जिसके ऊपर में अगर कोई देश नियंत्रण रख सकता है और पूरी दुनिया में अगर कोई देश चीन के वर्चस्व को चैलेंज कर सकता है तो सिर्फ भारत है। भारत दक्षिण एशिया में सीमित हो गया, इसके वर्चस्व के समाप्ति की ओर अपना चला गया, और यह अब मलाक्का स्ट्रेट का जल संधि को पूरी तरह से वह मैन नहीं कर पाएगा, मतलब वहां पर उसे अच्छी तरह से उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और चीन यही चाहता है कि मलाक्का जल संधि पर उसका पूरा एक छत्र राज हो। जब उसे मलाक्का जल संधि के ऊपर एक छत्र राज होगा तो जाहिर है सामान की आवाजाही सब कुछ वहां पर बहुत ही स्मूथ रहेगा और बेहतर हो जाएगा। एक और भी फायदा होगा इससे कि अगर भारत कमजोर पड़ जाता है तो कमजोर पड़ जाएगा तो यह किसी भी तरह से क्वाड का नेतृत्व नहीं कर पाएगा। अब क्वाड का नेतृत्व करना इंपॉर्टेंट इसलिए है, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 4 देशों के द्वारा बना हुआ है, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, और यह अच्छी खासी मात्रा में बहुत ही बलशाली फोर्स है। अब आप समझ सकते हैं कि 2 चीजें इससे संबंधित हैं कि जब पूरे के पूरे एशिया पैसिफिक का नामकरण बदल करके इंडो पैसिफिक कर दिया गया तो इसका मतलब कि जो स्ट्रैटेजिक कंस्ट्रक्ट है पूरे विश्व का वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है। मतलब भारत को उसमें दी जाती है जवाबदेही दी जा रही है कि देखिए आप इस पूरे बात को संभालने की कोशिश कीजिए। भारत को नेतृत्व दिया जा रहा है क्वाड का, और क्वाड का नेतृत्व भी वो अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा अगर भारत आंतरिक रूप से अपने सीमाओं पर कमजोर होता है। तो चीन का यह उद्देश्य है कि अगर ये कमजोर होगा तो चीन को 10 तरीके से फायदे हैं, और यह फायदा ट्रेड में है, व्यापार में हो जाता है, यह फायदा सामरिक रूप में हो जाता है, इससे फायदे ही फायदे हैं चीन को सभी तरह से। तो चीन इतने कारणों से भारत के साथ में कभी भी अच्छी तरह से नहीं रह पाएगा। चीन की मंशा ही नहीं है कि वह शांति से रहे, वह बोलेगा कुछ और करेगा कुछ और जैसे अभी की जो वर्तमान स्थिति है कि सीमा के ऊपर वो कह रहे हैं कि बात करेंगे और बात करने की आड़ में वो अपनी तरफ में, अपने क्षेत्र की तरफ में, जो उनका क्षेत्र है भी नहीं, वो सॉलिड बंकर बनाते जा रहे हैं, और वो सॉलिड बंकर से फिर हटाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा चीनियों को उस बात से। तो उद्देश्य यही है, चीन ने आज तक कोई भी ऐसी बात नहीं कही जिस बात के ऊपर में एतबार किया जा सके, विश्वास किया जा सके।
यह भारत के लोगों को ही तय करना है कि वह चीन के सामान को खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, चीन का बहिष्कार करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन भारत के लोग जैसे भी होते हैं, कहना बहुत ही मुश्किल है, वो अपने देश के बारे में सोचेंगे भी। प्रश्न उठता है क्या कि चीन युद्ध करेगा? अगर चीन युद्ध करने की ठानता है, पहले तो वो युद्ध नहीं करेगा, पहली बात है। युद्ध की स्थिति क्या होती है और युद्ध क्यों नहीं करेगा, इसके पीछे बहुत सारे कारण होंगे। युद्ध की स्थिति तब तक पैदा नहीं होगी जब तक भारत के साथ उसका ट्रेड बैलेंस अच्छा है और चीन को इसमें इसका ऊपरी हाथ है। ऊपरी हाथ है मतलब चीन भारत से अधिक पैसा लेता है, उसके तुलना में भारत बहुत कम लेता है। भारत एक ही तरीके से इस पूरे पहलू को टाल सकता है और वो है कि पूरे चीनी सामानों का बहिष्कार पूरी तरह से कर दे, और वो समाज सत्ता के द्वारा हो सकता है। वह सरकार कभी नहीं करेगी, सरकार की नीति का अंश नहीं हो सकता है, वो समाज सत्ता के द्वारा संभव हो पाएगा। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है कि भारत ने बहिष्कार किया और चीनियों ने सोचा कि भारत के ऊपर आक्रमण किया जाए, तब भी चीन आक्रमण नहीं कर सकता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला इसका कारण है कि चीन के जितने भी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन और एयर बेसेस हैं, वह तिब्बत लद्दाख से बिल्कुल दूर उसके पूर्वी भाग में है, और उसका पूर्वी भाग, चीन का पूर्वी भाग है, भारत की सीमा से कम 3-4 हजार किलोमीटर की दूरी पर है। यह पीपल्स लिबरेशन आर्मी या पीएलए के लिए बहुत फेवरेबल सिचुएशन नहीं है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि भारत के जितने भी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है और एयर बेसेस हैं, वो सारे के सारे एलएसी के बिल्कुल ही पास हैं। अब एलएसी के पास में होने के भारत के बहुत एडवांटेज मिलते हैं। पहला है कि भारत के जितने भी एयर बेसेस हैं समुद्र की सतह से कुछ ही ऊंचाई पर हैं। तो कुछ ही ऊंचाई पर हैं, इसका मतलब है कि उस स्थान पर वायुमंडल भारी है, और जो वहाँ पर जेट विमान उड़ेंगे उस स्थान से, जैसे रफाल उड़ सकता है उस स्थान से, सुखोई 31 MK1 उड़ सकता है उस स्थान से, तो यह जेट जितने भी हैं वो अच्छी खासी मात्रा में वजन लेकर उड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि थ्रस्ट अधिक मात्रा में जनरेट होगा इस स्थान पर। इसकी तुलना में अगर चीन की बात ले लेते हैं, तो चीन के पास में जितने भी रशियन कॉपी फाइटर्स हैं, वह लोड लेकर उड़ ही नहीं सकते, मतलब कि अपने साथ में बम लेकर नहीं चल सकते हैं। वो मुश्किल से उड़ पाएंगे क्योंकि पूरा तिब्बत के पठारी के भाग है, वो है उस स्थान पर, जो वहाँ की हवा है वो इतनी छिन्न है, वो इतनी कम है, इतनी रेयर है कि उस स्थान पर कभी भी वायुयान इतनी अधिक मात्रा में थ्रस्ट डेवलप कर ही नहीं सकते हैं कि वो अच्छी खासी मात्रा में साजो सामान, हथियार, आयुध, ये सारी चीज को लेकर उड़ सके, जो भारत लेकर उड़ सकता है। और चीन को यह काम करने के लिए या ध्यान दीजिए क्या करना पड़ेगा, इसे बाहर से अपने सारे सामान रसद को इस स्थान पर लाकर रखना पड़ेगा, और वो भी 3-3 हजार किलोमीटर दूर से। भारत के लिए यह बिल्कुल ही सीमा की बात कर रहे थे, मुश्किल से 100-150 किलोमीटर दूर। अब जैसे जो तेजपुर में है, अरुणाचल प्रदेश में है, तेजपुर में है, फिर पासीघाट में, या फिर विजयनगर में इन्होंने किया है, द्रंग में है, मियाओ में, ऐसे सभी जगह पर जो ट्रांस अरुणाचल हाईवे है, जहां पर कि भारत सरकार ऐसी कर रही है और एयर बेसिस उन्होंने बनाने का काम किया, तेजपुर सबसे पहला रहा है। वहां से अब बिल्कुल ही आसान काम हो जाता है। दूसरा कि चीन अब कोई भी सरप्राइज नहीं छोड़ सकता है, मतलब कि इस बार उन्होंने जो किया, तो युद्ध में आपके पास में सबसे अधिक ऊपरी हाथ कैसे रहता है कि जब आप सरप्राइज एलिमेंट डालते हैं। सरप्राइज एलिमेंट का मतलब कि तुरंत आपने अचानक से हमला बोल दिया, तो जब सरप्राइज एलिमेंट डालते हैं तब ऐसी स्थिति आती है। तो चीन के पास में अब सरप्राइज एलिमेंट नहीं है कि यह आसानी से युद्ध कर सके, और अगर अब करता भी है तो भारत इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। तीसरा कारण है कि चीन के जितने भी सैन्य के प्रमुख हैं, वो यह जानते हैं कि उनके जितने भी लोग हैं, उनके जितने भी सैनिक हैं, वो आसानी से यहाँ पर जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। अब आसानी से जीत इसलिए नहीं हासिल कर सकते क्योंकि उन्हें अंदेशा है, उन्हें इस बात का ज्ञान है कि कारगिल में क्या हुआ था। कारगिल में क्या हुआ था कि पाकिस्तान की पूरी सेना ने क्या किया था, उस स्थान पर ऊपरी चोटी के ऊपरी हिस्से में अपने आप को रख लिया था। अब चोटी के ऊपरी हिस्से में रख लिया था और ऊपर से आसान से गोली कर सकते थे। आप समझिए आप पहाड़ के ऊपर में आप पत्थर भी गिरा देंगे तो नीचे से जो ऊपर आने वाले सैनिक मर जाएंगे बेचारे। तो जब वो ऊपर में थे तो ऊपर से वो नीचे की ओर गोली चलाते थे और अच्छी खासी मात्रा में हताहत किया था। भारतीयों ने क्या किया, उनके पूरे चाल को बिल्कुल उल्टा कर दिया। उनको ऐसा घेर दिया कि उनके पास में कुछ आयुध मंगाने के लिए कोई जगह ही नहीं बचा, और वो बंकर में थे तो बंकर उनका पूरा जेल बन गया उस रूप में।
तो चीन इस पूरे बात को भली भांति जानता है कि भारत ने क्या किया था, और वो भी भारत के सैनिकों ने क्या किया था, चना गुड़ खाकर किया था। पाकिस्तान के जितने सैनिक थे वह बिल्कुल अलग अलग रूप से उस स्थान पर, उनके पास में अच्छी खासी मात्रा में खाने पीने का सामान था। तो भारत के जो सैनिक होते हैं वो सभी परिस्थितियों के विरुद्ध भी ऐसे काम कर सकते हैं। फिर चौथी बात चली आती है कि चीन के सभी जो लोग हैं हिमायती हैं भारत में, और भारत में अच्छे खासी हिमायती है इस स्थान पर चीन के साथ में वह सहानुभूति रखते हैं। चीन जो काम करता है उससे खुश होते हैं। भारत को इससे नुकसान पहुंचता है, इसमें वह उत्साह मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। वो हमेशा इस बात को बताते रहे थे कि 1962 के युद्ध में क्या हुआ था, और 1962 के युद्ध में उन्होंने क्या किया था चीन ने, कि अपने सारे के सारे लोगों को यहाँ पर मूव करके भारत की सीमा के पास में ले आकर अच्छी खासी मात्रा में उन्होंने क्या किया था, कैप्चर कर लिया था। लेकिन उस समय की बात बिल्कुल ही अलग थी, क्योंकि वह उस समय भारत में एक बहुत ही बेवकूफ़ प्रधानमंत्री हुआ करता था, जिसने कि सब कुछ मना करने के बावजूद भी चीन को ये सारी चीज़ें दे दी। आपको ध्यान होगा उन्होंने आज तक कोई गलती नहीं की, सिर्फ ब्लंडर किए अभी तक। तो उनका वो एहसास दिलाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि चीन के पास में करीब 73 से 77 आर्मी के ग्रुप हैं, करीब 45,000 लोग हैं, जिनके पास करीब 8 डिवीजन इनके पास में, और यह तिब्बत और सिंकियांग जगह पर हमेशा रहते हैं और भारत की ओर फेस करते रहते हैं इस पूरे पहलू पर। भारत अब क्या करने लगा है कि भारत अच्छी खासी मात्रा में पूर्वी लद्दाख में अपने बेसिस को बनाने लगा है, और जब इस पूरे पहलू बनाने लगा है और चीन के अच्छे खासे सैनिक इस स्थान पर पहले से बने रहे हैं, तो ये लोग यहाँ पर बहुत दिनों तक नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे युद्ध की स्थिति में सैनिकों का रहना बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो पागल हो जाते हैं, युद्ध के लिए मोटिवेशन समाप्त हो जा पाता है। भारत ने अभी अभी उस स्थान पर मूव किया, और भारत के लिए मूव करना भी आसान होता है। चीन को अपना पूरा का पूरा डिवीजन, पूरी बटालियन वहाँ से मूव करके इस स्थान पर लानी पड़ेगी। तो भारत का इस स्थान पर भी ऊपरी हाथ है। एक और भारत के पास में पहलू है उस रूप में, और भारत के पास में वो पहलू है कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर यह युद्ध बढ़ता है, अधिक जाता है, न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में बातचीत करके चली आती है, तो भारत के पास में भी अब ICBM है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे हम लोग नाम देते हैं। तो यह जो ICBM है, इसके सहारे भारत है चीन के सारे पूर्वी प्रांतों के ऊपर में हमला कर सकता है उस स्थान पर, और उनके शहरों को, उनको भी उतना ही नुकसान पहुंचा सकता है जितना खुद नुकसान झेल सकता है। अब चीन ने अपने साजो सामान इतने बना लिए हैं, शंघाई, वुहान, बीजिंग, गुआंगझू इतने बना लिए हैं कि वह अब ऐसे अपने शहरों को बनाए इसलिए नहीं है कि उनको बर्बादी करने का दिन देखना पड़े। भारत के लोग भी अजीबोगरीब हैं, ये इनकी मानसिकता भी। अगर कुछ हुआ, समस्या आई यहाँ पर, तो यह 14-15 दिन बिल्कुल भूखे प्यासे भी रह सकते हैं, और यह देश के लिए सेक्रीफाइस। भारत का मध्यम वर्ग इसी रूप में है। भारत को अगर इसके पैर खींचता है तो निचले वर्ग के लोग के काम कर सकते हैं, या बिल्कुल ऊपरी वर्ग के लोग ये काम कर सकते हैं। भारत का मध्यम वर्ग भारत के प्रति हमेशा बहुत अधिक मात्रा में अपनी भावनाओं को देते रहता है, तो चीन को इस बात की भी जानकारी है। फिर इसलिए भी चीन नहीं कर सकता कि चीन को मालूम है कि भारत के पास में अब एक बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही मजबूत नेतृत्व है, वह प्रधानमंत्री मोदी का है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक चीन का नहीं नाम लिया है कि यह कोरोना फैलाया किसी भी स्थान पर, और वह जिंगजियांग में अपने मुसलमानों को किस तरह से ट्रीट करते हैं, या हांगकांग में वो क्या काम करते हैं, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि अब वुहान हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, उसके साथ में मिलकर वो क्या करते हैं, क्या किया उन्होंने, भारत ने कभी इन बारे में जिक्र नहीं किया। तो भारत के पास में जो डिप्लोमेटिक पार्ट है वो बहुत ही स्ट्रांग है। सातवीं बात चली आती है कि पूरा का पूरा विश्व अभी भारत के साथ में है। वह भारत को नेतृत्व देने के लिए तैयार है, वह भारत को उत्तरदायित्व देने के लिए तैयार है, वह भारत के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। भारत को अगर यहाँ पर इसके पैर खींचेगा तो कौन खींचेगा? यहाँ की ब्यूरोक्रेसी खींचेगी। इस ब्यूरोक्रेसी की वजह से ही भारत तरक्की नहीं कर पा रहा है, और अगर ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर साथ दे दे तो उनका अच्छी खासी मात्रा में होल्ड है, और वो भारत के विरुद्ध आधे से अधिक काम करते रहते हैं। तो भारत वास्तविक रूप में चीन से बहुत से सामान को लेकर, बहुत से फैक्ट्री को लेकर, बहुत से उनके धंधे को लेकर यहाँ पर आ सकता है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति ऐसी बनी हुई है। आठवीं बात आप समझेंगे कि भारत ने इस बार क्या किया। जब कोरोना की इस तरह से क्राइसिस आई तो भारत ने, आप समझ सकते हैं कि जिस स्थान पर
भारतीय विदेश मंत्रालय का जो जॉइंट सेक्रेटरी है, उप सचिव, वो भी नहीं जा सकता था। उस स्थान पर यहाँ के विदेश मंत्री ने टेलीफोन कर के उन्हें बुलाया और ये बताया कि हम आपके साथ में हैं, आपको दवा चाहिए, कुछ चाहिए, हम लोग आपके साथ में हो सकते हैं। नवीं बात आती है कि भारत के साथ इसलिए भी देश हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भारत की महत्वाकांक्षा है वो ऐसा नहीं है कि जमीन हड़पने की है, जो सीमा हड़पने की चीन के साथ में है। तो चीन का इंटेंट उस मामले में बिल्कुल ही अलग हो जाता है। 10वीं बात चली आती है कि भारत के पास में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसके बेनिफिशियल है, मतलब इसके फायदे में है। जैसे यहाँ का प्रेस है, चाहे कितना भी कुछ करे तब भी प्रेस है अपने जो प्रधानमंत्री को गाली दे सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो बहुत सी बातें यहाँ पर आ सकती है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, मतलब चुनाव से कुछ चीज़ों को जीता जाता है इस स्थान पर। तो पूरा जो विश्व है भारत के साथ में सामने रखता है। 11वीं बात चली थी, चीन की विश्वसनीयता बहुत ही कम है, लोगों की विश्वसनीयता भी बहुत कम है। वो काम करने में अच्छे हैं लेकिन बिल्कुल पोकर फेस होते हैं। पोकर फेस मतलब कि उनके चेहरे पर न हर्ष, न विषाद है, न दुख है, न माया, कुछ भी नहीं दिखता है। ऐसी स्थिति में पता ही नहीं चल पाता है कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं। उनके साथ बात करना अच्छा खासा मुश्किल हो पाता है। फिर जो हाल फिलहाल की घटना रही है वो रही है कि अमेरिका ने भारत को कहा कि वह चीन और भारत के बीच में मध्यस्थता का काम करेगा। क्योंकि भारत ने कहा कि नहीं, वो सीधे सीधे ही बात करेगा और अपने बॉर्डर इशू के ऊपर में भी बात करेगा। अब उन्होंने क्या किया, बॉर्डर इशू को बिल्कुल ही डिहाइफिनेट कर दिया अपने स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस के साथ में। चीन के साथ में उसका बॉर्डर संवाद है, चीन के साथ में उसका कमर्शियल रिलेशनशिप है, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप नहीं है। स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप किसके साथ में है? यूनाइटेड स्टेट के साथ में। तो भारत ने क्या किया, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को बिल्कुल अलग कर दिया और चीन के साथ बातचीत को बिल्कुल ही अलग कर दिया। यह उसका सबसे ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। फिर भारत ने क्या किया कि भारत अब ऐसी स्थिति में है कि उस स्थान से अपने सारे के सारे नेबरिंग कंट्री से सभी चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर सके। और रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट उनका रिस्ट्रिक्ट कर सके, उनके सारे के सारे क्रियाकलापों को रिस्ट्रिक्ट करने का काम कर सके। तो यह रिस्ट्रिक्ट करने का भारत ने काम पहले से शुरू कर दिया है और पहले से ले लिया है इस पूरे पहलू पर। तो भारत अब ऐसा नहीं दिखना चाहता पूरे विश्व में कि अमेरिका के कहने पर भारत ने ऐसे कुछ काम किए हैं। और यह अच्छी खासी मात्रा में महत्वपूर्ण होता है कि भारत ने अमेरिका के साथ में किया। दुनिया में यही परसेप्शन सभी अच्छी तरह से बन भी पाता है। सामरिक दृष्टि से आप समझेंगे तो आपको एक और भी बात की जानकारी मिलेगी, और वो बात की जानकारी मिलेगी कि चीन अगर इसके सीमा पर कहीं कोई उत्पात करता है तो भारत भी ऐसी स्थिति में है। सभी देशों के साथ में मिलकर, और सभी देशों के साथ में मिलकर उन्होंने काम भी किया, क्वाड किया है। क्वाड मतलब क्वाड्रिलैटरल डायलॉग, भारत, यूनाइटेड स्टेट्स है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब मिलकर पूरा मलाका स्ट्रेट की नाकेबंदी कर सकते हैं। चीन को इससे अच्छी खासी मात्रा में नुकसान पहुंच सकता है। पूरा हिंद महासागर से वो गायब भी कर सकता है चीन को। चीन के पास में यह काउंटर मेजर चलाता है। 13वां पार्ट है कि चीन के जितने भी साजो सामान है चीन ने अपने देश में बनाया है। जितने हथियार है उन्होंने अपने देश में बनाया, अधिकतर हथियार उन्होंने अपने देश में बनाया है। भारत के पास में भी S-400 मिसाइल है, चीन के पास में भी है। भारत भी अच्छी तरह से सुरक्षित है। अब समझिए कि अगर युद्ध की स्थिति आती है तो क्या हो सकता है। भारत को आयुध की आपूर्ति करने वाले पूरी दुनिया के देश हैं, क्योंकि उससे उन्हें फायदा होगा। भारत ने हथियार खरीदा तो इन सब बातों को भी खरीदा है। चीन के पास में अगर युद्ध की स्थिति आती है और युद्ध लंबा खींच जाता है तो चीन के पास में सारी चीज़ ड्राई अप कर सकती हैं, मतलब कि सूख सकती हैं, और चीन आसानी से इन सब चीज़ों को ले भी नहीं सकता है। इसलिए चीन युद्ध भी नहीं करना चाहता। This was Sri K. Siddhartha. We thank sir for his expertise on the topic. If you found this beneficial, then click on the like button. And in the comment section below, let us know if you have any questions regarding the topic. Considering this topic very beneficial for the upcoming UPSC examination, we have identified few questions from the topic which are given in the description below. To have more such discussion, subscribe to the channel and click on the bell icon.